तो दोस्तों, जैसे ही आप चीन को या चाइना को भारत के साथ सीमा विवाद या बॉर्डर डिस्प्यूट में देखते हैं और भारत के अंदर उसके सैनिक आते हैं, तब आपके सीने में थोड़ा सा दर्द होता होगा कि आखिरकार ये चीन हमारे ऊपर ऐसे चढ़ के क्यों आ रहा है। इसके पीछे इसकी आर्थिक महाशक्ति होना, इसकी इकोनॉमिक सुपर पावर होना काम करती है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि पहले से अमीर या बहुत बड़ा इकोनॉमिक आर्थिक महाशक्ति था ना, ये भारत के बाद आज़ाद होता है या इसमें भारत के बाद साम्यवादी क्रांति या कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हुआ। तो कैसे ये बाद में भी आज़ाद होने के, इंडिया के बाद में भी आज़ाद होने के किस प्रकार एक सुपर पावर या आर्थिक महाशक्ति बना, आज का हम वीडियो में ये देखेंगे। और मेरी वीडियो देखने के बाद आपको ये सब समझ में भी आ जाएगा और आपको मज़ा भी बहुत आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सबसे पहले चाइना में 1949 में होती है साम्यवादी क्रांति या कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन, और वहाँ पे रूल या शासन आता है साम्यवादी या कम्युनिस्ट शासन। इससे पहले वहाँ कौन सा शासन था और कौन सी सरकार थी, इसके लिए मैं एक वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, जिसको आप बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसको आप देख सकते हैं। मैं आई बटन में लिंक दे रहा हूँ। शीत युद्ध के दायरे में चीन में साम्यवादी क्रांति, खैर वहाँ क्रांति होती है। अब चीन का भौगोलिक स्ट्रक्चर कैसा है? एक विशाल क्षेत्रफल, मास लेवल का लैंड है, क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व में फोर्थ स्थान रखता है। और आबादी आप सबको पता ही है कि चीन आबादी के हिसाब से पहला सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रीय प्रभाव, इसका अपने क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रभाव, अपने एरिया में एशिया में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली माना जाए तो यही देश बोला जाता है। इस हालांकि रशिया इसका मित्र है तो रशिया मान लो, लेकिन अपने साउथ एशिया की तरफ तो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली यही देश है। लेकिन सबसे बड़ी बात, ऐसा कोई देश नहीं है, इसका पड़ोसी देश, इसका नेबर कंट्री, जिसके साथ इसका सीमा विवाद या बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं चल रहा है। हर देश से, जापान से, कोरिया से, फिलीपींस से, वियतनाम से, इंडिया से, यहाँ तक कि तजाकिस्तान, हर क्षेत्र से इनका एक ही काम है, विवाद करो, जितना हो सके ज़मीन को हड़प लो। चाइना की यही पॉलिसी है। ड्रैगन का जहाँ मिल जाए खा जाओ, जितना मिले खा जाओ। एक कदम आगे बढ़े, ठीक है, रुक गए, यहाँ पे विवाद करने लगे, जैसे मौका लगा एक कदम और बढ़ गए। इनका यही काम है और इसी कारण इनका वर्ल्ड में कोई छवि बहुत अच्छी नहीं है। विश्व के लगभग हर देश से इनका तनाव चल रहा है। प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता है, मास लेवल पर यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं। प्राकृतिक संसाधन के मामले में बहुत अच्छा देश है, क्योंकि बड़ी लैंड है तो लगभग हर प्रकार के प्राकृतिक संसाधन, तेल, पेट्रोलियम, गैस, मिनरल्स, कृषि संसाधन इत्यादि सब इनके यहाँ पर पाया जाता है। और सीमा विवाद का एक सबसे करंट और ताज़ा उदाहरण आजकल भारत के साथ है। भारत के लद्दाख क्षेत्र में, पेंगोंग लेक के आसपास और दलवान घाटी में ये काफ़ी ज़्यादा सीमा विवाद तनाव पर चल रहा है, बहुत ज़्यादा पीक पर है, क्योंकि इनकी पूरी कोशिश है कि भारत के क्षेत्र पर, उस पहाड़ी क्षेत्र पर कब्जा कर लिया जाए। इसलिए ये कह लो, चाइना का तो मतलब यही है, कहीं भी विवाद है, बिना विवाद के चाइना का बॉर्डर है ही नहीं। तो दोस्तों, साम्यवादी शासन होने की वजह से, क्योंकि वहाँ कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन या साम्यवादी क्रांति हो चुकी थी, सोवियत संघ से, जिसने कोल्ड वॉर को नहीं पढ़ा तो मेरे वीडियोस में जाके देख लेना। कोल्ड वॉर, शीत युद्ध के दौरान हमें पता लगा सोवियत संघ या यूएसएसआर एक बहुत बड़ी पावर बना था, तो उससे सोवियत संघ से चीन को बहुत भारी मात्रा में सहायता मिली, आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा पैसा और मदद मिलने लगा, जिसका इस्तेमाल चीन ने किया एक बड़ा, विशाल और मजबूत, यूँ कह लो एक बिग मास लेवल और स्ट्रॉन्ग लेवल का औद्योगिक ढांचा, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर का निर्माण करने में, मेक करने में किया। मतलब चीन ने सारा का सारा पैसा सोवियत संघ से लेकर एक बड़े और मजबूत औद्योगिक ढांचे के लिए, कहते हैं ना, बिग लेवल, मास लेवल और स्ट्रॉन्गेस्ट इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर का मेकिंग के लिए, बनाने के लिए खड़ा कर दिया, के लिए इस्तेमाल किया। साम्यवादी शासन होने की वजह से चीन का, जैसे साम्यवादी शासन में नॉर्मली होता है, जिसने जो आए नहीं उनके लिए ये टॉपिक बहुत अलग हो सकता है, लेकिन जो पुराने उनको जानते हैं, साम्यवादी शासन होने की वजह से चीन में जितना भी प्राकृतिक संसाधन पैसा आता था, उनको उन्होंने लगाया जन कल्याण पर, पब्लिक वेलफेयर पर। इसके कारण हालांकि पब्लिक वेलफेयर पर, जो भी एजुकेशन पे, सरकारी अस्पताल पे, यहाँ पर जितनी भी जन सुविधाएं इन पे लगाने से देश का बुनियादी ढांचा जो होता है ना, बेसिक स्ट्रक्चर, वो तो बनता है, लेकिन
इसके कारण उसके विकास की रफ्तार, उसकी जो प्रोग्रेस थी डेवलपमेंट की, वो थोड़ी कम रही या रफ्तार धीरे रही, स्लो रही। और उसने कैसे रफ्तार पकड़ी, आगे देखते हैं। तो दोस्तों 1970 का दशक वो दशक था जब चीन सोवियत संघ को धोखा देकर अमेरिका से रिश्ते बना चुका था। और इसी दशक में, डेकेड में सबसे ज़्यादा सुधार या यूं कह लो रिफॉर्म्स चाइना ने आर्थिक रूप से अपनाए। सबसे पहला 1972 में आर्थिक एकांतवास का त्याग, इकोनॉमिक कन्फाइनमेंट को लेफ्ट कर दिया। मतलब जो चाइनीज इकोनॉमी बाहर के देशों के लिए पूरी तरह बंद थी, क्लोज थी, उसको उसने पूरे वर्ल्ड के लिए खोला। ये सबसे एक बड़ा डिसीजन था, आर्थिक एकांतवास का त्याग करना। और ऐसा करने के बाद उसने तुरंत अमेरिका से संबंध बनाए। तो हाँ, जो अमेरिका आजकल चीन के ऊपर चढ़ा रहता है और लगातार चीन जिस अमेरिका को आंख दिखाता है, उसके विकास में कहीं ना कहीं इस अमेरिका का भी हाथ है। अमेरिका में अगर आप अब थोड़े दिनों पहले का इतिहास छोड़ दो तो पिछले कई सालों तक कोई भी चीज़ या कोई भी सामान उठाकर देखो तो मेड इन चाइना ही मिलती थी। 1973 में वहाँ के एक प्रधानमंत्री आए, बहुत ज़्यादा बड़ा परिवर्तन किया, देंग शाओपिंग। जो 12th क्लास के स्टूडेंट हैं उनके लिए एक कार्टून में लगा रहा हूँ। इसमें दुनिया के ऊपर एक व्यक्ति है, एक ड्रैगन आ रहा है दीवार के साथ। इस कार्टून में कई तरह के क्वेश्चन आते हैं कि इसमें चीन को प्रदर्शित या रिप्रेजेंट करने वाली दो चीज़ें, तो ड्रैगन और दीवार, क्योंकि चीन की दीवार अंतरिक्ष से दिखती है। ये वाला आता है इसका आंसर। वो व्यक्ति कौन है जो रोक रहा है, वो देंग शाओपिंग है। वो क्यों रोक रहे हैं, क्योंकि चीन साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर जा रहा है। और चीन कैसे एक आर्थिक महाशक्ति बना, वो आप इसमें से निकाल लोगे। तो इस कार्टून को इसी में से आंसर निकल जाता है। तो देंग शाओपिंग ने 1973 में चीन के हर क्षेत्र में कृषि, एग्रीकल्चर, उद्योग, इंडस्ट्री, सामाजिक, सोशल, वैज्ञानिक, साइंटिफिक, राजनीतिक, पॉलिटिकल, प्रशासनिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और जितने भी क्षेत्र एरियाज आते हैं जो चीन में काम कर रहे हैं, उन सभी क्षेत्रों में, उन सभी एरियाज में उन्होंने मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण की शुरुआत की। और यहां मॉडर्नाइजेशन का मतलब सीधा सा है पश्चिमीकरण या वेस्टर्नाइजेशन। मतलब उन्होंने अब साम्यवाद को छोड़ पूरी तरह पूंजीवाद की तरह विकास की तकनीक को अपना लिया, कैपिटलिज्म को अपनाया इकोनॉमिक तरीके से। याद रखना, राजनीतिक तरीके से आज भी चीन पूरी तरह साम्यवादी है, लेकिन इकोनॉमिक तरीके से। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों 70s में चाइना ने एक और स्टेप लिया। 1978 में चीन ने खुले द्वार की नीति को, ओपन डोर पॉलिसी को अपनाया। अब इसका क्या मतलब था? इसका मतलब साफ था, विदेशी पूंजी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए चीन का सारे मार्ग खुल चुके थे, उसके सारे वे ओपन हो चुके थे। मतलब अब वर्ल्ड की या विश्व की कोई भी कंपनी या देश बाहर से पैसा लगाकर चीन में फैक्ट्री लगा सकता था या वह निवेश या इन्वेस्टमेंट कर सकता था उनके क्षेत्र में। और इससे चीन को भारी मात्रा में विदेशी पूंजी मुद्रा मिली, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से उसको फॉरेन करेंसी मिली और बड़ा मात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ढांचा खड़ा हो गया, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी होने लगी। सारी फैक्ट्रियां जिनके दम पर आज चीन सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, ये सारी फैक्ट्रियां बाहर से उन्होंने अपने यहाँ पर लगवानी शुरू कर दी इस फॉरेन ओपन डोर पॉलिसी के कारण, या यूँ कह ले खुले द्वार की नीति के अपनाने के कारण। और जितनी भी फैक्ट्री जाने की कह रही है ना, ये चीन ने कभी इनको अट्रैक्ट करके अपने यहाँ बुलाया था। अब चलते हैं आगे के सुधारों की तरफ। तो दोस्तों इसके बाद आता है 80 और उसके बाद में जो चाइना ने इकोनॉमिक या आर्थिक सुधार किए, जिसके कारण उसका एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उदय या राइज हुआ। 1982 में चीन ने कृषि का निजीकरण कर दिया, प्राइवेटाइजेशन। इससे पहले कृषि या एग्रीकल्चर सरकारी या गवर्नमेंट के अंडर थी, लेकिन अब उसे प्राइवेटाइज या निजीकरण कर दिया गया। 1998 में उद्योगों को भी निजीकरण कर दिया गया। अब कोई भी प्राइवेट या एक निजी व्यक्ति उद्योग फैक्ट्री लगा सकता था। इससे पहले सारे उद्योग किसके? सरकार के अंडर में। सेज का निर्माण किया गया। ये सेज आपने इंडिया में भी सुना होगा। सेज क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये शुरुआत में इन्होंने 6 बनाए थे स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और बाद में इनकी संख्या बढ़ाते हुए 16
कर दी गई और बाद में आगे भी बढ़ाते रहते हैं। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या है, विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या है, जहां पर आर्थिक गतिविधियों में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में छूट दी गई है, रिलैक्सेशन दिया गया है। यहां आने वाले जितने भी उद्योग है, इंडस्ट्रीज है, जो भी देश या बाहर की कंपनी इस सेज के अंदर, चाइना के सेज के क्षेत्र या एरिया में फैक्ट्री या उद्योग इंडस्ट्री लगाता है, तो उसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या यूं कह लो पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन के अंडर रखा जाएगा। गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप या इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो इन सब पॉलिसीज को उसने अपनाया और धीरे धीरे और तेजी से अपनी अर्थव्यवस्था का विकास करने लगा। उसके बाद जो उसने चेंजेस किए जिससे एकदम बूम आया, वो देखते हैं। तो दोस्तों 12th क्लास, सुधारों में तेजी, स्पीड इन रिफॉर्म्स, उन्होंने और चाइना ने और ज्यादा सुधारों में तेजी या फास्टनेस लाए। 2001 में चीन ने WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसे बोला जाता है विश्व व्यापार संगठन, इसकी सदस्यता या मेंबरशिप ले ली। अब इसकी मेंबरशिप से क्या होता है, इससे क्या हुआ, चीन की अर्थव्यवस्था विश्व की अर्थव्यवस्था से जुड़ गई। अब संपूर्ण विश्व के साथ उसका व्यापार होना था, ट्रेड होना था, लेन देन होना था। इससे चीन का जो सामान था, जो माल था, अब तक जो ज्यादा देशों में नहीं चल पाया था, चीन के सामान नहीं जो पूरे विश्व में आज सारी आग लगा रखी है, सब लोग खरीद रहे हैं, चीन के सामान को कंपटीशन मिलने लगा। और कंपटीशन मिलने के, प्रतिस्पर्धा जिसे बोलते हैं, प्रतिस्पर्धा मिली, भाई दूसरे सामानों के साथ कॉम्पिटिट करेगा। तो कंपटीशन मिल रहा है, प्रतिस्पर्धा मिल रहा है, उससे क्या हुआ, चीन के सामानों में गुणवत्ता, क्वालिटी बढ़ने लगी। अब आप कहोगे यार क्वालिटी तो इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन सस्ते के हिसाब से क्वालिटी को देखो। इनकी जो सबसे बड़ी क्वालिटी है वो अभी आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन मेन ये है कि इससे इसकी गुणवत्ता में थोड़ा सुधार आया, क्योंकि अब उसको विश्व में, पूरे विश्व में माल बेचना था जो इनका टारगेट था। 2004 में चीन की संसद ने, इनकी पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया और निजी संपत्ति को, प्राइवेट प्रॉपर्टी को मंजूरी या मान्यता, अप्रूवल दे दिया। जो लोग ये नहीं जानते हैं कि साम्यवाद में क्या होता है, उनको बता दूं, साम्यवाद में निजी संपत्ति बैन या प्रतिबंध होती है, लेकिन 2004 में राजनीतिक तौर पर पॉलिटिकली साम्यवाद या कम्युनिज्म होने के बाद भी उनको प्राइवेट प्रॉपर्टी को अप्रूवल दे दिया। और 2007 में इस कानून को और बढ़ाया गया। कैसे बढ़ाया गया, निजी संपत्ति को सार्वजनिक या गवर्नमेंट संपत्ति या प्रॉपर्टी के इक्विवेलेंट दर्जा या वैल्यू या स्टेटस दिया गया। इस प्रकार चाइना ने लगातार कैपिटलिज्म की ओर बढ़ के, पूंजीवाद की ओर बढ़ के विकास किया। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि चाइना के विकास के पीछे दो सबसे बड़े कारण क्या है, वो जान लेते हैं। तो दोस्तों अब आते हैं दो बड़ी मुख्य बातों पर या मेन इंपॉर्टेंट चीज़ों पर, जिसके कारण चीन इतना ज़्यादा दबदबा या अपना प्रेशर, यूँ कह लो प्रभाव या डोमिनेंस विश्व अर्थव्यवस्था या वर्ल्ड इकोनॉमी पर बना पाया है। सबसे बड़ी बात है उसका मास लेवल प्रोडक्शन। चाइना कोई भी काम छोटे लेवल, स्मॉल स्केल पर नहीं करता। आप चाइना में जाओगे, अगर एक क्षेत्र में, एक राज्य में, एक पूरा क्षेत्र या राज्य इन्होंने अगर बन रहा है तो हार्ड डिस्क बन रही है, तो हार्ड डिस्क ही बन रही है। एक पूरे क्षेत्र राज्य में बल्ब बन रहे हैं तो बल्ब भी बन रहे हैं, एलईडी बन रही है तो एलईडी बन रही है, टीवी बन रहे हो तो टीवी बन, और कुछ काम ही नहीं होता। इससे उनका खर्चा कम हो जाता है। खर्चा कैसा, जो आने जाने का है या उनका मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट पे लगने बहुत खर्चा कम हो जाता है, क्योंकि एक जगह पर एक जैसी एक्टिविटी या कार्य चल रहा है। इसके कारण इनका खर्चा कम हो जाता है, तो लागत, उसके ऊपर लगने वाला खर्चा प्रोडक्शन पर कम हो जाता है और चीज पड़ जाती है सस्ती, मतलब कि चीप। और सस्ती चीजों का शौक सबको है। तो इस मास लेवल के प्रोडक्शन ने चीन को विश्व में एक बड़ा दर्जा दिला दिया है। और इनका ये सबसे की या यूं कह लो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर या कारक बना हुआ है कि जो भी चीज़ करते हैं बड़े लेवल की करते हैं, बड़े स्तर पर उत्पादन करते हैं, छोटे स्केल पर या छोटे लेवल, स्मॉल लेवल पर नहीं करते। दूसरी बात आती है चाइना की, वो है सस्ता श्रम, चीप लेबर देकर इन्होंने चीज़ों की या सामान की कॉस्टिंग को कम कर दिया। इन्होंने देखा कि इनके यहाँ पे अच्छे खासे लोग हैं, आबादी ज़्यादा है, तो लोगों को रोज़गार चाहिए, फैक्ट्री आई, फैक्ट्रियों को क्या चाहिए, लेबर चाहिए, मजदूर चाहिए, तो श्रम चाहिए। अब लेबर कहाँ से लाएंगे, तो इन्हीं के देश से लो। लेबर ले रहे हो तो इन्होंने क्या करा, भाई आप हमारे यहाँ से लेबर लोगे तो आपको सस्ता मिलेगा, ये लेबर 30% सस्ता कर दिया। जो वर्ल्ड मार्केट या विश्व बाजार का रेट था श्रम का, लेबर का,
उससे 30% चीप लेबर देना शुरू कर दिया ताकि इन्हीं के लोगों को वहाँ रोजगार मिला। इससे वहाँ का और ज़्यादा विकास हुआ। इनके लोगों को रोजगार भी मिल गया, लेबर वालों को काम भी मिल गया और इनके उद्योगों में लगातार बढ़ोतरी होने लगी, क्योंकि इस सस्ते लेबर ने पूरे वर्ल्ड को चाइना की ओर अट्रैक्ट किया या आकर्षित किया और सब लोग चाइना में फैक्ट्री उद्योग लगाने लगे और बड़े से बड़ा प्रोडक्शन या उत्पादन वहाँ होने लगा। तो ये बड़ा की फैक्टर या महत्वपूर्ण बिंदु माना जाता है चाइना की तरक्की के पीछे। तो दोस्तों, अगर आप ये भी जानना चाहते हैं कि चीन के आर्थिक सुधारों से क्या नुकसान फायदे वर्ल्ड को और चीन को हुए, चीन को और वर्ल्ड को दोनों को, क्या सकारात्मक और नकारात्मक नेगेटिव पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पहलू आए उभर कर, इससे चीन को भी कई नुकसान हुए और वर्ल्ड को भी कई नुकसान हुए, चीन को कई फायदे हुए। तो लाभ हानि कह लो, नेगेटिव पॉजिटिव कह लो, नकारात्मक सकारात्मक कह लो, सुधारों का मूल्यांकन, अगर मूल्यांकन आ जाए कि भाई आलोचनात्मक समीक्षा करिए तो आपको दोनों लिखना पड़ सकता है। समीक्षा का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, तो आपको दोनों एक एक करके मैं बता देता हूं। तो सबसे पहला पॉइंट, सुधारों के लाभ या फायदे या यूं कह लो पॉजिटिव एस्पेक्ट या बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। चीन को आर्थिक सुधारों से क्या फायदे या लाभ हुए? तो कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। देखो, उनका एग्रीकल्चर जो पहले ट्रेडिशनल या परंपरागत तरीकों से हो रहा था, ट्रेडिशनल या परंपरागत तरीके से हो रहा था और सरकारी या गवर्नमेंट के अंडर हो रहा था, उसके जगह पर उन्होंने मॉडर्नाइजेशन या यूं कह लो आधुनिकीकरण को अपनाया और निजीकरण को अपनाया। इन दोनों सुधारों या रिफॉर्म्स की वजह से चीन के जो कृषि उत्पादन में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। क्यों? क्योंकि अब लोग ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करके ज़्यादा से ज़्यादा फायदा लेना चाहते थे, क्योंकि अब कृषि प्राइवेट हो चुकी थी और नए नए उपकरणों का, मशीनों का भी इस्तेमाल होने लगा था। तो दोनों तरह से रिफॉर्म या सुधार करके चीन का कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है आय में वृद्धि, इनकम में वृद्धि कह लो या इंक्रीजमेंट कह लो। कृषि के अगर उत्पादन बढ़ेगा तो उद्योगों को क्या मिलेगा? कच्चा माल, रॉ मटेरियल। इससे उद्योगों का उत्पादन भी बढ़ने लगा और इसके साथ साथ चीन के लोगों को, मैंने बोला रोजगार मिला, तो मैंने आपको बताया फैक्ट्री आई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया, पैसा आया। इस पैसे से चीन ने और ज़्यादा उद्योगों में डेवलपमेंट या विकास करना स्टार्ट किया। तो ये एक साइकिल, एक तरह का चक्र है जिसमें पैसे का इन्वेस्टमेंट री इन्वेस्टमेंट लगातार होता रहता है। इससे क्या हुआ? वहाँ के लोगों का आय, जो उनकी इनकम थी वो लगातार बढ़ने लगी और चीन की राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम भी धीरे धीरे बढ़ने लगी और एक लेवल के बाद तो बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ गई। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो तीसरा पॉइंट आता है बेरोजगारी में कमी, या यूँ कह लो कि डिक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट। मैंने आपको बताया उन्होंने चीप लेबर दी और बाहर से ज़्यादा उद्योग आए। ज़्यादा उद्योग आएंगे तो ज़्यादा काम करने वाले मजदूर चाहिए और चीप लेबर के कारण और ज़्यादा उद्योग आए, तो वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलने लगा और वहाँ रोज़गार मतलब एम्प्लॉयमेंट आने लगा। तो रोज़गार आने की वजह से वहाँ पर काफ़ी लोगों को रोज़गार मिल गया और वहाँ जो बेरोज़गारी फैली हुई थी, अनएम्प्लॉयमेंट जो उनका स्प्रेड हुआ था, फैला हुआ था, वो भी कम होने लगा। याद रखना, ये एक छोटे स्तर तक ही रहा, क्योंकि आगे जब तुम इसका नेगेटिव पढ़ोगे तो तुम्हें ये पता लगेगा कि बेरोज़गारी में कमी थोड़े समय के लिए थी, लेकिन उसके बाद इसमें भी दिक्कत आई। वो देखते हैं आगे क्या आती है। तो नेक्स्ट पॉइंट है औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। मैंने आपको बताया कि लगातार बढ़ते फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश, सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र, और बाहर से आने वाली फैक्ट्रियों के चलते चीन का औद्योगिक ढांचा लगातार और बड़ा होता गया। इस और बड़े ने चीन को एक मजबूत, ना केवल मजबूत यूं कह लो, एक बड़े औद्योगिक ढांचे के निर्माण में बहुत सहायता करी और उसका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो था, उसका औद्योगिक विकास बहुत तेज गति से होने लगा। कृषि उत्पादन की वजह से उसको कच्चा माल भी ज़्यादा मिल रहा था, तो उसकी खुद की फैक्ट्रियाँ भी आ रही थी, बाहर से भी आ रही थी। लगातार ये उद्योग पे उद्योग बढ़ते उसका औद्योगिक उत्पादन भी बढ़ गया और उसका औद्योगिक विकास भी बहुत ज़्यादा हुआ। यूँ कह लो कि चीन का औद्योगिक विकास इतना हो गया कि चीन के उद्योग में बना माल पूरी दुनिया या पूरे विश्व में बिकने लगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ।
तो नेक्स्ट पॉइंट ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, विदेशी पूंजी निवेश। मैंने आपको बताया था उन्होंने सेज बनाया और ऐसे क्षेत्र, एक एरिया, रीजन बना दिया जहां पर कोई भी बाहर से आके फैक्ट्री लगा सकता था बिल्कुल फ्री, उद्योग लगाए, इंडस्ट्री लगाए, कुछ भी लगाए। तो वहां पर एफडीआई का रास्ता खुल गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इससे क्या हुआ, बाहर की करेंसी या मुद्रा आने लगी, इन्वेस्टमेंट आने लगा, निवेश आने लगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग चीन में निवेश करने लगे, इन्वेस्ट करने लगे, पैसा लगाने लगे, और इसके कारण उसको विदेशी मुद्रा भंडार या फॉरेन करेंसी भी मिली, उसको विदेशी मुद्रा मिलने लगी। और आपको जानकर हैरानी होगी, चीन ही विश्व का वो देश है जिसके पास सबसे बड़ी मात्रा में डॉलर या यूं कह लो विदेशी मुद्रा भंडार रिजर्व। इतना ज़्यादा डॉलर उसने रखा हुआ है कि अगर वो वर्ल्ड मार्केट में डाल दे, फेंक दे, तो अमेरिका के डॉलर का रेट ही कम हो जाएगा। सबसे ज़्यादा बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार चीन ने डॉलर के रूप में अपने पास दबा के रखा हुआ है या अपने पास ही लगाया हुआ है। तो समझ सकते हो कि इसके कारण उसको कितना विदेशी पूंजी मिलने लगी और वो कितना विकास करने लगा। ये उसको लाभ हुआ, बड़ा फायदा हुआ। अब चलते हैं आगे। तो इसमें लास्ट और नेक्स्ट पॉइंट आता है WTO की सदस्यता, या यूं कह लो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता, मेंबरशिप लेने से उसके व्यापार में भी वृद्धि हुई, इसकी ट्रेड में एकदम इंक्रीज हुआ, और उसके उत्पादन में, उसका जो प्रोडक्ट था, अब क्योंकि उसको वर्ल्ड मार्केट के साथ, विश्व के बाजार के साथ कॉम्पिटिट या प्रतिस्पर्धा करना था, तो उनको अच्छा भी बनाना पड़ेगा ताकि बाहर के सारे देश के लोग उसे खरीद सकें। तो उसमें प्रोडक्ट में गुणवत्ता, क्वालिटी भी आई, और उसके व्यापार में, ट्रेड में लगातार बढ़ोतरी होने लगी। और इसी व्यापार के दम पर आज वो चाइना कहता है कि चीन विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक, एक्सपोर्टर है, और मेरे व्यापार को कोई नहीं हिला सकता। इसी के दम पर वो पूरे विश्व में हुंकार भरता है कि मैं एक सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति हूँ। तो ये एक बड़ा कारण था, यहाँ से उसका ऐसा ग्रो होना शुरू हुआ कि चीन पूरे विश्व में एक आर्थिक महाशक्ति बनता चला गया। अब बढ़ते हैं इसके हानियों की तरफ या इसके नकारात्मक पॉइंट की तरफ। तो 12th क्लास और दोस्तों, चलते हैं चीन के आर्थिक सुधारों से हानियाँ, नुकसान। ये नुकसान सिर्फ चीन को भी, अकेले चीन को नहीं हुए, कुछ नुकसान ऐसे हैं जो पूरे विश्व को है। सबसे पहला बेरोजगारी। अब आपका वो यार पहले रोजगार में बढ़ोतरी बताया था या बेरोजगारी में कमी बताया था, तो बेरोजगारी में बढ़ोतरी कैसे हो सकती है? देखो, जब भी कभी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है, बाहर की कंपनियां आती है, ये शुरुआत में तो रोजगार लाती है। आपने देखा होगा कि जब भारत में बड़ी बड़ी कंपनियां आई थी कंप्यूटर वगैरह की, लेकिन जैसी ये कंपनियां आती हैं, दो तरह के फर्क पड़ते हैं कि पहले ये काम आके देती हैं मजदूरों को, लेकिन धीरे धीरे काम डाल देती है सब मशीनों पर, और धीरे धीरे लोग होने लगते हैं बेरोजगार। दूसरी तरफ जो सबसे बड़ी बात है वो होती है स्वदेशी उद्योग। जो स्वदेशी उद्योग है, जो लोग ऐसे काम कर रहे हैं जो देश में ही उद्योग है पहले से। सपोज करें मोबाइल की फैक्ट्री है कोई अपनी चल रही है, बाहर से चीन की फैक्ट्री आ जाती है, हमारे देश की कोई अपनी फैक्ट्री है और बाहर से कोई आ जाती है, और वो बड़े लेवल पर, बड़े स्तर पर उत्पादन या प्रोडक्शन करती है, तो वो सस्ता हो जाएगा, हमारा महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि वो फ्री में आ रहा है सारा काम, क्योंकि उसके ऊपर टैक्स तो लगा नहीं रहे बाहर का माल पे, या कर नहीं लगा रहे। इसकी वजह से उसके जो स्वदेशी उद्योग होते हैं वो धीरे धीरे खराब हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं, और वो लोग भी बेरोजगार हो जाते हैं। तो चीन में इसी तरह स्वदेशी उद्योग, जो स्वदेशी लोग काम पे लगे हुए थे, वो बेरोजगार होने लगे, और धीरे धीरे जो बाहर की फैक्ट्री आ रही थी वो सारा काम मशीनों के ऊपर लाने लगी, इससे लोग बेरोजगार होने लगे। एक अनुमान के मुताबिक चीन में लगभग 10 करोड़ लोगों को बेरोजगार बोला जा रहा था, जिनके पास काम नहीं था, जो काम करना चाहते थे पर उनको काम नहीं मिल रहा था, और ये काफ़ी बड़ी मात्रा या संख्या है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो 12th क्लास यस दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट आता है महिलाओं के लिए काम करने की दशा, या यूं कह लो कि चीन में महिलाओं की ही दशा या एनवायरनमेंट, महिलाओं के लिए, लेडीज के लिए एनवायरनमेंट या काम करने की वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं है, नॉट गुड बोला जाता है। एक लंबे समय तक चीन में बोला जाता था कि मेरी पत्नी मेरी संपत्ति, से मारूं पीटूं जो मर्जी करूं। यहाँ तक कि चीन की जो लड़कियां बाहर काम करना चाहती हैं उनको भी अच्छी नज़र से देखा नहीं जाता है। यही कारण है कि उनके साथ जो वर्किंग कंडीशन है, एक अच्छा व्यवहार चीन में महिलाओं के साथ या फीमेल के साथ वर्किंग जो कंडीशंस है या काम करने की दशाएं हैं वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। उनको वहाँ उनके साथ अच्छा व्यवहार या गुड बिहेवियर नहीं होता। यही कारण है कि भारत में
जो फीमेल आप देखोगे सेक्टर काफ़ी ग्रो कर रहा है, विकास कर रहा है, लेकिन चीन में ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये बड़ा ड्रॉबैक है, हानि है, वहाँ महिलाओं के साथ काफ़ी अन्याय इस चीज़ में होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है आर्थिक असमानता बढ़ी। जो इकोनॉमिक गैप था अमीर और गरीब का, रिच एंड पुअर के बीच में जो गैप था वो बढ़ गया। देखो मैंने पहले ही बताया था कि साम्यवाद एक ही चीज पे है, वो है आर्थिक समानता, इकोनॉमिक इक्वालिटी पे टिका है। लेकिन जैसे ही इन्होंने कैपिटलिज्म पूंजीवाद को अपनाया तो धीरे धीरे जो इनका साम्यवाद का ढांचा था वो पूंजीवाद में आने लगा, खास करके आर्थिक या इकोनॉमिक क्षेत्र में। तो उससे क्या होने लगा, अमीर गरीब की खाई, गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर, वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। और चीन में भी दो तरह के वर्ग, अमीर और गरीब, राइज हो गए, उभर गए। और यह आर्थिक असमानता चीन में एक बड़ा खतरा बनकर उभरी। अब वहाँ भी राजनीतिक तौर पर अगर तानाशाही है तो कहीं ना कहीं अमीरों का, रिच क्लास का प्रभाव या डोमिनेंस पॉलिटिक्स पर भी और कंट्री पर भी, राजनीति पर भी, देश पर भी देखने को मिलता है। ये काफ़ी बड़ा हानि या ड्रॉबैक बोला जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों 12th क्लास नेक्स्ट पॉइंट जो सबसे ज़्यादा डेंजरस बोला जाता है, चीन की इस इकोनॉमिक ग्रोथ ने, आर्थिक विकास ने पर्यावरण को, एनवायरनमेंट को बहुत बड़ा लॉस या नुकसान पहुंचाया है, यूं कह लो डिजास्टर। आर्थिक विकास की अंधी दौड़ में, द ब्लाइंड रेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, बस चीन का एक ही मकसद था, दुनिया से आगे चला जाऊं, अमेरिका से आगे चला जाऊं। उसने बेतहाशा, यूं कह लो कि अप टू इन्फिनिटी जितना भी नुकसान हो सकता था पर्यावरण को पहुंचाया। सबसे ज़्यादा मच्छर, सबसे ज़्यादा गंदगी, सबसे ज़्यादा केमिकल बहाना, पर्यावरण को नुकसान, यहाँ तक कि अपने फायदे के लिए आर्टिफिशियल, कृत्रिम जिसे आप बोलते हो, खुद वर्षा कराने के लिए बादलों में रॉकेट छोड़े, विस्फोट करे ताकि कहीं से वर्षा हो, कहीं ना हो। इसके कारण उसके भी कई इलाकों में कहीं बर्फबारी होने लगी जहां नहीं होती थी, कई जगह सूखा पड़ गया, कहीं अकाल पड़ गया। मतलब बैलेंस ऑफ इकोनॉमी, जो पर्यावरण का संतुलन था, उसको भी बिगाड़ दिया। तो चीन ने अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास की दौड़ में, एक ब्लाइंड रेस में, एक अंधी दौड़ में पर्यावरण को बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान पहुंचाया। केमिकल को बहाना हो, कृत्रिम बारिश के लिए, अब पर्यावरण को असंतुलित करने का, इनबैलेंस ऑफ एनवायरनमेंट करना हो, सब कुछ किया। और पर्यावरण को बहुत बड़ी मात्रा में, बिग लेवल ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, बड़े स्तर पर पर्यावरण का विनाश चीन ने इस आर्थिक विकास के लिए किया। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो लास्ट पॉइंट हमारे सामने आता है करप्शन या भ्रष्टाचार। देखो जहां जहां बड़ी बड़ी कंपनियां, फैक्ट्रियां जाती है, वहां वहां वो सरकारी नियमों और सरकार के जो भी कानून हैं, जो गवर्नमेंट रूल्स और नॉर्म्स हैं, उनको पूरा करने की बजाय कि भैया हमसे तो ये नॉर्म्स, कागज पूरे नहीं हो सकते, पेपर वर्क, वो क्या करते हैं, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को, मतलब प्रशासन को, लोगों को, सरकारी नौकरों को, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, उनको, और ख़ास करके गवर्नमेंट के सीधा सीधा क्या अफसर से बात करनी, मंत्रियों को, वहाँ के पॉलिटिशियंस को, राजनीतिज्ञ को पैसा देना स्टार्ट करते हैं। और इससे क्या फैलना शुरू हो जाता है, भ्रष्टाचार। इसको आप आसान शब्दों में यूँ समझो, बाहर से एक कंपनी आती है भारत में मोबाइल की, और वो चाहती है कि मोबाइल के टावर्स लगाए। तो इसके लिए उसे डिफरेंट जगह पर सरकारी अफसरों की, सरकारी कार्यालयों की, ऑफिसेज की और गवर्नमेंट अधिकारी या यूँ कह लो कि ऑफिसर्स की मंजूरी या पेपर साइन कराने होंगे। अब वो पेपर साइन कराएगी, हो सकता है वो जाके पेपर्स को देखें या जगह को देखें, लगेगा नहीं लगेगा, तो वो क्या करेंगे, डायरेक्ट मंत्री को पैसा देंगे, मंत्री के ज़रिए वहाँ से आ जाएगा। तो इस तरीके से काम चलता है इस प्राइवेटाइजेशन में। तो कहीं ना कहीं इस तरह की एक बड़े लेवल की इकोनॉमिक रेस में करप्शन को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि जितनी भी बड़ी इंडस्ट्री आती है वो जल्दी से जल्दी पैसा कमाना चाहती है और इसके लिए वो भ्रष्टाचार का रास्ता अपनाती है। गवर्नमेंट के नॉर्म्स और रूल्स या नियम और कानून को पूरा करने की बजाय मंत्रियों को और अधिकारी कर्मचारियों को पैसा देकर विकास करना ज़्यादा अच्छा रास्ता समझती है, ताकि जल्दी जल्दी काम हो। तो इस वजह से चीन में करप्शन की, समाज में भ्रष्टाचार बढ़ा, व्याप्त हुआ। वहाँ के राजनीतिज्ञ और वहाँ के जो सरकारी बड़े बड़े साम्यवादी कर्मचारी, प्रशासनिक अधिकारी थे, उन्होंने पैसा लेकर ये सारा भ्रष्टाचार को बढ़ावा
दिया। तो ये था आपके सामने चीन के विकास के कारण, उसके हानियाँ और लाभ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं हूँ विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स। मिलते हैं अगली वीडियो में।